हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 271 यानी 271। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ऑप्शन बी गोदान। गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। गोदान किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, हीरा, शोभा और रूपा आदि पात्र एक परिवार के ही हैं। ठीक है, तो कौन कौन पात्र हैं? होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, हीरा, शोभा और रूपा, ये सभी एक ही परिवार के पात्र हैं गोदान उपन्यास में। ठीक है, फिर है भोली, दुलारी, झिंगुरी, साहू, दातादीन, मंगरू, साहू, पटेश्वरी, मातादीन, वगरही भी आसपास के लोग हैं। ठीक है, कौन कौन? भोली, दुलारी, झिंगुरी, साहू, दातादीन, मंगरू, साहू, पटेश्वरी। अच्छा, पूरा नाम है, एक तो है झिंगुरी साहू, फिर है दातादीन, फिर मंगरू साहू। ठीक है, पटेश्वरी, फिर मातादीन वगैरह भी आसपास के लोग हैं। शहर के राय साहब, और शहर के कौन कौन है इसमें पात्र? तो उपन्यास में पात्र हैं राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा, मिर्जा, मालती आदि, ये सभी शहर के पात्र हैं। एक बार फिर से सुने, राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा, मिर्जा, मालती आदि। ठीक है, तो ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध कौन है? ठीक है, रामचंद्र वर्मा जी कौन है? तो ऑप्शन डी कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे हो सकता है कि रामचंद्र वर्मा जी किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखें, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं रामचंद्र वर्मा जी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं व्याख्या। गौर करें, आचार्य रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी कोश का उपयोग पिछले 50 वर्षों से, कब से? पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। वे एक हिंदी के कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? हिंदी के कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी दर्जनों शब्दकोश कृतियां आज उपलब्ध हैं। ठीक है, दर्जनों शब्दकोश कृतियां आज उपलब्ध हैं। किसकी? तो ध्यान रहे, रामचंद्र वर्मा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। ध्यान दें व्याख्या पर। प्रश्न काल में रामधारी सिंह दिनकर जी, ध्यान से सुने, प्रश्न काल में रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है, लेकिन वर्ष 2013 में उज्जैन में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। ठीक है, तो प्रश्न काल में इनकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई, लेकिन वर्ष 2013 में उज्जैन में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। ठीक है, अतः वर्तमान में उपर्युक्त सभी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। ठीक है, उपर्युक्त कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, इन सब की जन्म शताब्दी मनाई गई है। ठीक है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी कब मनाई गई? 2013 में उज्जैन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रहे ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई थी। ठीक है, जो कि अब क्या है, मुंबई है। ठीक है, पुराना नाम बंबई था, नया नाम मुंबई है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई थी। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। क्या उद्देश्य था? तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे, दयानंद सरस्वती मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें वैदिक परंपरा में पूर्ण विश्वास था, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर चलो, यानी बैक टू द वेदास का नारा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही जीके का भी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू द वेदास, ये किसने नारा दिया था पूछा जाता है, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, देखते हैं अगला बिंदु। ध्यान दे दोस्तों, 1863 ईस्वी में, कब? 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। ठीक है, 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। ठीक, अगला बिंदु है 1877 ईस्वी में, कब? 1877 ईस्वी में आर्य समाज लाहौर की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज लाहौर की स्थापना कब की गई? तो 1877 ईस्वी में। अगला बिंदु है, उनका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से भारत की एकता पर बल देना था। क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से भारत की एकता पर बल देना था। ठीक है, अगला बिंदु है, ध्यान दें, उन्होंने मानव कर्म पर बल दिया और कहा मानव भाग्य का खिलौना नहीं, अपितु अपने भाग्य का निर्माता है। ठीक है, उन्होंने बल दिया किस पर? उन्होंने मानव कर्म पर बल दिया और कहा मानव भाग्य का खिलौना नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। ठीक है, कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ध्यान रखें, दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, अगला बिंदु है, दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं उनके द्वारा 1886 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं खोली गई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब खोली गई? 1886 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है बिंदु वर्ष 1902 में हरिद्वार में, कहाँ की बात हो रही है? हरिद्वार की। ठीक है, हरिद्वार में उनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। किसकी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जहां वैदिक रीति से शिक्षा प्रदान की जाती है। जहां वैदिक रीति से शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दयानंद सरस्वती के संबंध में, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों। ठीक है,
और यह प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई और कब की गई, यानी 1875 मुंबई में। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखें, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो ऑप्शन डी आर्य समाज का, ठीक है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अहिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है, यानी कि दयानंद सरस्वती जी एक तो अहिंदी भाषी थे, अहिंदी भाषी होने पर भी इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कराया और उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपर्युक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। किसका? आर्य समाज का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली को प्रधानता देने में, ठीक है, खड़ी बोली आधुनिक युग की भाषा रही है, ठीक है, सॉरी, खड़ी बोली आधुनिक युग की भाषा रही है, ठीक है, और आज भी है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन बी हरि प्रसाद द्विवेदी जी। हरि प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि का वास्तविक नाम है, ठीक है। अगर आप देखें तो दोनों में हरि और हरि नाम क्या है, कॉमन है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का जन्म 1896 ईस्वी में छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। छतरपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, हालांकि दिल्ली में भी है, लेकिन ये छतरपुर कौन सा है? मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि जी का जन्म 1896 ईस्वी में छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी जी था। क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं, ठीक है, आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं, हिंदी के सफल गद्यकार हैं एवं गांधीवादी तथा समाज सेवी संत थे, ठीक है। फिर से सुने, वियोगी हरि जी आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार एवं गांधीवादी तथा समाजसेवी संत थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति वीर सतसई थी। कौन सी? वीर सतसई थी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों, वियोगी हरि ने हरिजन सेवक संघ का संपादन किया था। किसका? हरिजन सेवक संघ का संपादन किया था तथा बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने वर्ष 1925 में, कब? 1925 में पुरुषोत्तम दास
टंडन जी के साथ मिलकर प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। ठीक है, ध्यान रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना सहयोगी रूप से किस किसने की थी। तो ध्यान रहे, वर्ष 1925 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी और वियोगी हरि जी ने। ठीक है, अगला बिंदु है, वियोगी हरि की महात्मा गांधी के संबंध में लिखी गई पुस्तक है श्रद्धा के कण। कौन सी? श्रद्धा के कण। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है? वियोगी हरि जी की पुस्तक है महात्मा गांधी जी के संबंध में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे, वियोगी हरि की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ध्यान दें, साहित्य विहार कब आई? 1922 में। फिर है छद्म योगिनी नाटिका, ये कब आई? 1922 में। फिर है ब्रज माधुरी सार 1923 में। फिर कवि कीर्तन 1923 में। फिर सूरदास की विनय पत्रिका 1924 में। फिर अंतर्नाद 1926 में। फिर भावना 1928 में। फिर प्रार्थना 1929 में। फिर वीर सतसई 1927 में। फिर विश्व धर्म 1930 में। फिर योगी अरविंद की दिव्यवाणी। फिर छत्रसाल ग्रंथावली। फिर है मंदिर प्रवेश। फिर प्रबुद्ध यामुन अथवा यामुनाचार्य चरित 1929। फिर अनुराग वाटिका। फिर मेवाड़ केसरी। फिर चरखा स्रोत। फिर मेरा जीवन प्रभा। ठीक है, फिर तरंगिनी। फिर चरखे की गूंज। फिर प्रेम शतक। फिर प्रेम पथिक। फिर प्रेमांजलि। फिर प्रेम परिषद। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे वियोगी हरि जी की सभी प्रमुख रचनाओं को। गौर करेंगे दोस्तों, वियोगी हरि जी की प्रमुख रचनाओं पर। साहित्य विहार 1922, छद्म योगिनी नाटिका 1922, ब्रज माधुरी सार 1923, कवि कीर्तन 1923, सूरदास की विनय पत्रिका 1924, अंतर्नाद 1926, भावना 1928, प्रार्थना 1929, वीर सतसई 1927, विश्व धर्म 1930, योगी अरविंद की दिव्यवाणी। फिर छत्रसाल ग्रंथावली। फिर मंदिर प्रवेश। फिर प्रबुद्ध यामुन अथवा यामुनाचार्य चरित 1929। फिर है अनुराग वाटिका। फिर मेवाड़ केसरी। फिर चरखा स्रोत, यानी चरखा स्रोत कहो या स्रोत कहो। ठीक है, फिर मेरा जीवन प्रवाह, इंपॉर्टेंट है। फिर तरंगिनी। फिर चरखे की गूंज। फिर प्रेम शतक। फिर प्रेम पथिक। फिर प्रेमांजलि। फिर प्रेम परिषद इत्यादि। तो ये सभी वियोगी हरि जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हरि प्रसाद द्विवेदी जी वियोगी हरि का पूरा नाम था, यानी वास्तविक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो ऑप्शन डी वियोगी हरि सतसईकार है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी वियोगी हरि जी। ठीक है, वियोगी हरि जी की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, सतसई काव्य परंपरा को एक बार फिर से सुने। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में
कौन शामिल है? तो ऑप्शन सी वियोगी हरि जी। ठीक है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में नाम शामिल है वियोगी हरि जी का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि ने वीर सतसई, कौन सी? वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि सतसई किस काव्य की विशिष्ट विधा है? तो आप बताएंगे मुक्तक काव्य की। ठीक है, इसके अंतर्गत कविगण 700 या उससे अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सतसई का अर्थ ही 700 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो कविगण हैं, जो भी सतसई लिखते हैं, तो उसमें 700 या उससे अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, फिर है सतसई शब्द। सतसई शब्द सत और सई से बना है। किससे मिलकर बना है? सत और सई से मिलकर बना है। सत का अर्थ होता है दोस्तों 7। क्या होता है? सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। ठीक है, सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। 700 छंद होते हैं यानी दोहे। ठीक है, दोहा भी क्या है? एक छंद है। ठीक है, तो 700 दोहों का छंद होता है किसमें? सतसई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो वीर सतसई, और वीर सतसई किसकी रचना है? तो वियोगी हरि जी की रचना है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये कविताएं चित्राधार यानी 1918 में संकलित हैं। ठीक है, चित्राधार में संकलित हैं, जो कि 1918 में आया हुआ कविता संकलन है। ठीक है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। इनके भाव, भाषा शैली आदि पर रीतिकालीन काव्य बोध की स्पष्ट छाप है। किसकी? तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद की भाव और भाषा शैली पर रीतिकालीन काव्य बोध की स्पष्ट छाप है। ठीक है, अब देखें आगे व्याख्या। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक में रीतिकालीन काव्य बोध देखा जा सकता है। ठीक है, प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा गया। प्रेम पथिक किस में लिखा गया? ब्रज भाषा में। फिर ध्यान दें, वह श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। ठीक है, श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी। ठीक है, जिसकी छाया है किस पर? प्रेम पथिक पर। ध्यान रखेंगे, और प्रेम पथिक किस में लिखा गया था? पहले ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगली है पंक्ति, बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। ठीक है, बाद में बहुत कुछ इसी को परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, पूछे जाते हैं प्रश्न ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, त्रिशूल उपनाम किसका है? तो ध्यान दें, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का उपनाम है त्रिशूल।
ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम त्रिशूल एवं सनेही था। क्या था? त्रिशूल एवं सनेही था। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहां ये सनेही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम त्रिशूल एवं सनेही था। ठीक है, श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहां ये सनेही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ठीक है, ये उर्दू के, ध्यान से सुने, ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। ठीक है, बड़ी बात है। तो हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविताएं करते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविताएं लिखी हैं। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में ये बड़े माहिर थे। ठीक है, खड़ी बोली में किसका प्रयोग करते थे? कवित्व और सवैया छंदों का। ठीक, सुकवि, ध्यान दें, सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। कौन? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। ठीक है, सुकवि नामक काव्य पत्रिका के। फिर है कृषक क्रंदन, ध्यान से सुने, कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। ठीक, एक बार फिर से सुने, कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। ठीक है, और ध्यान रहे, गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम था त्रिशूल एवं सनेही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण कविरत्न है। ठीक है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? पंडित सत्यनारायण कविरत्न। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी, कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी नामक शीर्षक से वर्ष 1926 में लिखी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, एक जीवनी है जिसका नाम है सत्यनारायण जी की जीवनी। ठीक है, तो किसने लिखी है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, कब लिखी? वर्ष 1926 में। ठीक है, और किसको आधार बनाकर? तो सत्यनारायण कविरत्न जी को आधार बनाकर जीवनी लिखी बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने 1926 में। यह हिंदी की एक बहुप्रशंसित कृति है। यह हिंदी की एक बहुप्रशंसित कृति है। इसमें कविरत्न के सीधे साधे जीवन वृत्त को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। ठीक है, ध्यान रखें, कविरत्न जी, ध्यान दें, कविरत्न जी की कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कविरत्न जी की कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, भ्रमरदूत, ध्यान दें, भ्रमरदूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है। ठीक है, भ्रमरदूत इनकी एक रचना है सत्यनारायण कविरत्न जी की, जिसमें राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है।
लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना, ध्यान दें, लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस, कौन सी रचना? होरेशस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का अनुवाद किसने किया? तो आप बताएंगे सत्यनारायण कवि रत्न जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। वैसे तो इस बुक की सभी व्याख्याएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में किताब ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रखें प्रश्न के संदर्भ में ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।